Hey everyone, this is Advocate Priyanka, and today our discussion topic is very serious, that is Advocates Amendment Bill. जी हाँ, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि 2023 से चलता आ रहा है, जिसमें हमारे 3 एक्ट्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। और जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज करके बना दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इन तीनों एक्ट्स के बाद चेंज होने के बाद अब बारी आई है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल की। एडवोकेट्स एक्ट 1961 हमारे पास पहले से है, जिसमें एडवोकेट्स के लिए जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए सब लिखा हुआ है। अब वो काफ़ी पुराना हो चुका है, लगभग आपका 50-60 साल पुराना। तो अब उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल पास किया है, जिसको अभी पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा गया है कि आप लोग 28 फरवरी तक वहाँ पर अपने ओपिनियंस वहाँ भेज सकते हैं। जो भी सरकार को ऐसा लगेगा कि चेंजेस होने चाहिए वो उसमें चेंजेस करेंगे। इसके जो बिल के लिए ओपिनियन देने की लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी 2025। और ये इस जो ओपिनियन है आप भेज सकते हैं dhruv kumar.1973@government.in। इस साइट पर आप सब अपने ओपिनियन भेज सकते हैं। अब बात करते हैं इस नए बिल के अंदर क्या क्या चेंजेस इन्होंने लाने के लिए जो रखा है सजेशन, वो क्या है। पिछले कुछ टाइम से बहुत इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस बार एनरोलमेंट को लेके भी काफ़ी इश्यूज हुए हैं, तो बच्चों के एनरोलमेंट भी लेट हुए। कारण एक बताया जाता है कि बहुत सारे फेक एनरोलमेंट्स, बहुत सारी फेक डिग्रीज जो हैं वो देखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरा साइड देखें तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो फॉर्ज डिग्री या फेक डिग्री लेकर और लाइसेंस लेके अगर इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आता है, तो डेफिनेटली दे कैन नॉट डू जस्टिस विद द क्लाइंट्स। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोफेशन में ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इसमें अमेंडमेंट लाने का। अब सबसे पहला जो चेंज उन्होंने सजेस्ट किया है वो किया है कि अब जो बीसीआई के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से जो 3 मेंबर हैं, जो जैसे आपका सेक्रेटरी हो गया एटसेट्रा, उस तरह के जो 3 मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी बजाय बीसीआई के अपॉइंटमेंट के। तो उनमें से जो 3 मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और ये चेंज लाया जाएगा सेक्शन 4 के अंदर, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर ये चेंज लाया जाएगा। और सेक्शन 4 के अंदर ये भी ऐड किया जाएगा कि अब उस जो मेंबर्स का ग्रुप होता है उसमें 2 वुमेन कैंडिडेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल जो बीसीआई के मेंबर सेलेक्ट होते हैं उनमें से 25 मेंबर में से 2 वुमेन कैंडिडेट का होना मैंडेटरी है। इसके अलावा जो अगला सजेशन रखा गया है वो रखा गया है कि एडवोकेट्स जो बिना बात के छोटी छोटी बातों पे स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स रख देते हैं, बार बार बॉयकॉट कर देते हैं, बार बार स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे कोर्ट का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा हार्म होता है, उस चीज़ पे रोक लगाई जाए। नो डाउट हर किसी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, स्ट्राइक करने का अधिकार है, बट वो स्ट्राइक कोई भी वर्किंग प्रोसीजर को जो है इफेक्ट ना करे, इससे कोर्ट का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो खराब ना हो। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियर किया है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाते हुए ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब 35A का सेक्शन यहाँ ऐड करेगी कि अगर कोई स्ट्राइक करता है इस तरीके से बिना वजह के, तो उस पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इसमें एक प्रोवाइजो है कि अगर कोई स्ट्रिक्ट स्ट्राइक या बॉयकॉट करना चाहता है तो वो उससे कहीं ना कहीं कोर्ट का प्रोसीजर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल छुट्टी वाले दिन कर लीजिए, या जैसे कि हमारे उसमें एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी कोई एडवोकेट को स्ट्राइक करना हो तो वो अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं, या बाजू पे ब्लैक कलर का एक रिबन बांध के या एक पट्टा बांध के, जिससे पता चलता है कि वो स्ट्राइक पर है। साथ ही साथ जेन्युइन रीजंस पे स्ट्राइक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी XYZ रीज़न उठाया उस पर स्ट्राइक कर दी। जेन्युइन रीज़न का मतलब है कि जिसके लिए सच में एडवोकेट्स बहुत परेशान हैं, उन्होंने बीसीआई को काफ़ी बार गुहार लगाई है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ऐसी चीज़ों पे स्ट्राइक्स अलाउड है। नेक्स्ट इज एक कमेटी फॉर्म की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जिस कमेटी का काम होगा इनके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करके इनकी बातों को सुनकर पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी, और उनको ये जनरल बॉडी को ये सब जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेंगे, जो बीसीआई के अंडर हेड होगी। और अगर वो एडवोकेट गिल्टी पाया गया, उसकी स्ट्राइक बिना वजह की पाई गई, तो सेक्शन 28 के तहत उसको मिसकंडक्ट के अंडर पनिशमेंट भी मिलेगी, जिससे उसका एडवोकेट्स रोल भी में से नाम भी हटाया जा सकता है।
तो ये था उनका अगला सजेशन। अब इसके अलावा जो अगला सजेशन है वो है सेक्शन 24A और सेक्शन 24B को इंसर्ट करना, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एडवोकेट 3 साल या 3 से ज़्यादा साल की सज़ा काट चुका है पहले, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जिसमें उसने 3 या 3 से ज़्यादा साल की सज़ा काटी है, तो उसको बिल्कुल उसका नाम इमीडिएट इफेक्ट से हटाया जाएगा रोल में से। और अगर वो एनरोलमेंट के बाद भी इस तरीके की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो भी उसका एडवोकेट्स रोल इमीडिएटली हटाकर 5 साल के लिए उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। दो इसमें एक प्रोवाइजो ये है कि 5 साल के उस पीरियड के अंदर 2 साल का पीरियड होने के बाद एडवोकेट दोबारा से एक बार बीसीआई के आगे रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको वापस से रोल में इन्वॉल्व कर लिया जाए, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि बीसीआई उनको माफ करे या ना करे, दैट्स कंप्लीटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ बीसीआई। इसके अलावा जो अगला प्रोविजन उन्होंने रखा है वो रखा है फॉरेन लॉ ग्रेजुएट्स का इंडिया में और इंडियन लॉ ग्रेजुएट्स का फॉरेन में आना जाना शुरू करना। पहले ऐसा नहीं था, बहुत ही रेयर केसेस में आप आ जा सकते थे, बट अब इनकी प्रैक्टिस को अलाउ किया जाएगा कि माइग्रेंट्स ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड इंडियन लॉयर्स का ये अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे, सो दैट हर किसी को बाहर जाने का मौका मिल सके। ये किया जाएगा सेक्शन 49A के तहत। अगला जो प्रोविजन इन्होंने रखा है वो रखा है कि डेफिनेशंस बहुत सारी चेंज की है। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने काफ़ी चीज़ों की डेफिनेशन चेंज की, जैसे लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन चेंज की, जिसके अंदर पहले लीगल प्रैक्टिशनर उसी को माना जाता था जो इन प्रैक्टिस थे, बट अब लीगल प्रैक्टिशनर में हर उस इंसान को प्रैक्टिशनर माना जाएगा जो इंसान प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा है या किसी प्राइवेट लॉ फर्म के साथ कर रहा है या किसी और के साथ लॉ फर्म के साथ जुड़ा हुआ है। खाली ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर रहा है या किसी एडवोकेट के साथ कर रहा है उसी को प्रैक्टिशनर माना जाएगा। और इनफैक्ट हर लोग ग्रेजुएट को ये लोग एडवोकेट का दर्जा देंगे, क्योंकि पहले आपके एनरोलमेंट के बाद ही होता था, अब ये एलएलबी किए हुए हर स्टूडेंट को लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट का दर्जा देंगे। इसके अलावा एडवोकेट की डेफिनेशन चेंज की, उसको ब्रॉड किया गया। पहले एडवोकेट को सिर्फ वकील, मुख्तार, प्लीडर इन सब नामों से जाना जाता था, अब इसको भी डायमेंशन को बड़ा करेंगे। और विदाउट एनरोलमेंट भी लॉ ग्रेजुएट जो हैं वो कहलाए जाएंगे आपके एडवोकेट्स। अब जो अगला प्रोविजन है वो है प्रैक्टिस ऑफ लॉ को रीडिफाइन किया है। अब आपकी जो प्रैक्टिस है ट्रिब्यूनल में, कमीशंस में, किसी लॉ फर्म में, किसी में भी हो सकती है। यू विल बी कॉल्ड एज प्रैक्टिसिंग लॉयर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रोविजन इसमें शुरू किया गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अब एडवोकेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने कितने साल से प्रैक्टिस की है, और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा बीसीआई। ये जो इंसर्ट किया जाएगा वो किया जाएगा सेक्शन 2I में। नेक्स्ट जो इन्होंने सजेशन दिया है वो दिया है बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना अब मैंडेटरी हो जाएगा। हर वो इंसान जो लॉ ग्रेजुएट है वो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएगा 33A सेक्शन के अंडर, और वो वोट कर सकेगा एक बार एसोसिएशन के अंडर ही, और जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कराएगा वहीं पर प्रैक्टिस कराएगा। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन किसी और स्टेट में करा देते थे, प्रैक्टिस किसी और स्टेट में जाके करते थे। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो दिल्ली में रजिस्टर करा के किसी XYZ स्टेट में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आप जिस स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि जो डेटा है, जो डेटाबेस है जो एडवोकेट्स का, वो सही रहे बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे मिसकंडक्ट्स पे। बहुत सारे एडवोकेट्स जो है मिसकंडक्ट करते पाए जाते हैं, बदतमीजी करते पाए जाते हैं कोर्ट्स में, क्लाइंट्स के साथ एक्सेस फीसेस हायर करने में, हियरिंग पे ना जाना, इसके अलावा बदतमीजी से बोलना। फिर मैंने ये ऐसे भी देखे हैं एडवोकेट्स जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं जो सामने वाली पार्टीज़ है उनसे, और फिर अपने क्लाइंट के साथ ही धोखेबाजी करते हैं। तो इन सब तरीके की कंप्लेंट्स अब बीसीआई में आप जाके कर सकते हैं और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और पहले ये सज़ा 6 महीने की होती थी, अब ये सज़ा 1 साल की कर दी गई है। इसके अलावा 2 लाख का फाइन भी इनके लिए रखा गया है, और बीसीआई इसके लिए अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ लेगी। नेक्स्ट इसमें जो प्रोविजन है वो है आपकी डिग्री वेरिफिकेशन। इस साल तो सबने ये चीज़ देख भी ली कि हर स्टूडेंट का डिग्री वेरिफिकेशन बहुत आराम से किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज भेज भेज के वेरीफाई कराई जा रही हैं कि ये डिग्री ऑथेंटिक है कि नहीं, फेक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फोर्स्ड यूनिवर्सिटीज़ और फोर्स्ड कॉलेजेस बन गए हैं जो स्टूडेंट्स को फेक डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो होना बहुत ज़रूरी है, और अब इसकी पीरियोडिकली जाँच भी होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें आपका एड्रेस, आपका वर्क प्लेस, सब चीज़ें चेक होंगी।
उसके अलावा जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसमें ये है कि उनको प्रैक्टिस शुरू होने से पहले बीसीआई खुद एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करेगा, जिसमें जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको बेसिक्स सिखाए जाएंगे प्रैक्टिसिंग के, और उनको और बहुत सारे ऑप्शंस बताए जाएंगे कि इन फ्यूचर वो क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं और क्या नहीं। ये बहुत मैंडेटरी था, क्योंकि एक स्टूडेंट जब एक लॉ ग्रेजुएट होकर निकलता है तो वो बिल्कुल एक तरीके से दिशाहीन होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कैसे प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स या कॉल्स आते हैं जिसमें सॉरी स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही क्लूलेस हैं कि उनको कैसे काम करना चाहिए। अर्निंग नहीं है, एक एक दो दो साल से घूम रहे हैं, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, सीनियर्स के अंडर काम करके सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप भी इस तरह का कोई क्लूलेस जो है माइंड में है, तो यू कैन कॉल मी अप एट 9953308400। आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। उसके बाद नेक्स्ट है AIBE का एग्ज़ाम देना। AIB कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि लॉ कर चुके हैं, BCI में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, बट उन्होंने AIB का एग्ज़ाम नहीं दिया। वो बिना AIB दिए और बस अपना चलते जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग। AIB का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपको COP नहीं मिलेगा। एंड फाइनली 19A जो सेक्शन है वो इंसर्ट किया जाएगा एडवोकेट्स एक्ट में, जिसमें फोर्स डिग्री जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, और उसके लिए आपको बहुत सी सीवियर जो है रेपरकशंस भी बियर करने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये एडवोकेट का जो अमेंडमेंट बिल है ये पसंद आया होगा। मुझे तो पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा लगा, बट आपको अगर ऐसा कुछ इसमें कमियां लगती हैं या आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो आई रिपीट, आपको जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल चांसेस दिए हैं कि आप इसके लिए मेल पे सजेशन उनको भेज सकते हैं। मैंने आपको ईमेल आईडी बताया है कि आप वहाँ पर इनको सजेशन भेजें, और वो उस चीज़ पे ज़रूर कंसिडरेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।